मुझे गोद ले लो। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री इस गांव के आदर्श बेटे बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 दिनों के इस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री का अंदाज बनारसी बाबू जैसा था। हालांकि हर जगह वो खुद को सेवक ही बताते दिखे। जमीन से जुड़े नेताओं की तरह प्रधानमंत्री ने स्थानीय समस्याओं को भी उठाया और बुनकरों से लेकर दूसरे तमाम वर्गों की दशा सुधारने का भरोसा भी दिया। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मुद्दा में तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूं। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहिब सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय पाठक हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे एनके सिंह। इसके अलावा दिल्ली से मौजूद है बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, साथ ही साथ सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत सुधांशु जी आप ही से करना चाहूंगी। इस विजिट को और इस अंदाज को हम ये कहें कि अब जिस तरीके से अभी तक परंपरा बदलती जा रही थी, लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे थे, गांव में क्योंकि नौकरियां नहीं है, सुविधाएं नहीं है, यानी वापस से उसको ठीक करने की कोशिश, जो कि कह रहे हैं कि आप अपने इलाके को उसी तरह से मजबूत कीजिए। क्या ये संदेश था प्रधानमंत्री का वहां पर? आपको ध्यान होगा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है अपने गांव में बसता है और वही शायद हम सबकी प्रेरणा का स्रोत है, गांव की ओर, वापस गांव की ओर। क्योंकि अभी तक सरकारों का ध्यान शहरों के विकास और शहरी समस्याओं पर रहता था। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव जो हैं उनके प्रति जितना ध्यान आकर्षण होना चाहिए था शायद नहीं होता था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने गांव को समृद्ध बनाए तो हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा। ये ख्याल एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही संवेदनशील ख्याल है जी। क्योंकि जहां से हिंदुस्तान की जनता जहां बसती है, अगर वहां पे समृद्धि आएगी, वहां पे शिक्षा आएगी, वहां व्यवसाय आएगा, ठीक है, तो हिंदुस्तान खुशहाल होगा। बिल्कुल। चौधरी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार है यूपी में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप पिछड़ गए? क्योंकि अभी तक आप कमियों का रोना रोती रही आपकी पार्टी की, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, शुरुआत कहीं से हुई नहीं। जो कुछ था गांव को संवारने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के गांव अभी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि वाकई खस्ता हाल में है। देखिए, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार गांव के लिए, विकास के लिए पूरे तरीके से लगनशील है और पूरे तरीके से गांव की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए, चाहे वो लोहिया समग्र विकास गांव का मामला हो या और दूसरी तरीके के प्रयास हों, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गांव के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए पूरे तरीके से प्रयासरत है। जहां तक सवाल है मोदी जी का, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, तो मोदी जी ने जहां एक गांव की बात करी है, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। खाली एक बनारस या एक गांव की बात क्यों, बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, 73 सीट जिताई 80 में से। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। वो तो उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हर सांसद एक गांव को गोद ले, ये तो अपने संसदीय क्षेत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक गांव से कुछ नहीं हो पा रहा है, एक गांव एक सांसद ले लेगा, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, उससे कुछ नहीं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना में एक साल में 20, 25, 30 गांव को लिया है लोहिया ग्राम विकास में, एक जनपद के, मैं कह रहा हूं एक जनपद के। उसके अलावा जनेश्वर ग्राम विकास योजना जो है उसके साथ जो है हर गांव, हर जनपद में 4-4, 5-5 गांव लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गांव ग्रामीण विकास के लिए, गांव के विकास के लिए पूरे तरीके से तत्पर है, पूरे तरीके से प्रयास है। क्या हुआ नतीजा बताइए? नतीजा विकास जारी है। गांव में जो है आरसीसी की सड़कें बननी है, गांव में जो बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर चेंज किए जा रहे हैं, जो लाइनें जर्जर हैं वो बदलाव किए जा रहे हैं। बिजली कहाँ मिलती है? आप ही के मुख्यमंत्री रोना रोते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। देखिए, यदि बिजली पर आप बात करेंगे, बिजली की जहां तक समस्या है कि बिजली जो है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र की सरकार ने बिजली के लिए का संकट पैदा किया हुआ है। देखिए, आवश्यकता पर हम वो सियासत नहीं करेंगे, केंद्र ने सियासत की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हमें जो हमारा केंद्र का कोटा है वो नहीं मिल पा रहा आधा भी। हमें जो है, जो हमें मिलना चाहिए, कोयला मिलना चाहिए, वो कोयला हमें नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पे कोयला नहीं मिल पा रहा जितनी हमारी आवश्यकता है। रुकिए, विजय जी समझा देंगे बाखूबी की कितना विकास हुआ है, कितना। विजय जी बताइए हालत क्या
उत्तर प्रदेश के गांव का कोई भी नागरिक आज की तारीख में यह कहने को तैयार है कि मेरे पास, मेरे गांव में मेरी सरकार ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा? देखिए नवजोत जी, चौधरी साहब ने जो किया वो इनके पूरे सरकार का रवैया है। ये लोग सच को ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। जो मूल सवाल था विकास का, उस विकास पर इन्होंने कहा कि साहब केवल एक गांव क्यों, जब देश भर के सांसदों को एक एक गांव चयन करना था और संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, सांसद के नाते अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो उसमें भी इनको केवल कमी निकालनी थी। इन्होंने कहा केवल एक गांव क्यों। यह सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार जो विकास में भी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर तय करती है, ये मजहबी आधार पर 475 गांवों का चयन करते हैं। ये जब समाजवादी पेंशन योजना लाते हैं तो उसमें मजहब के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। और जिस लोहिया ग्राम की इन्होंने बात कही, आपने भी झांसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की दिखाई, मुख्यमंत्री ने खुद देखा कि जो विकास का सच है वो क्या है। तो जो सच्चाई रही बिजली की बात, तो बिजली के कोटे की बात कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में कोटा निर्धारित है उस कोटे के अनुसार ये उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जो तंत्र खड़ा करना चाहिए वो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जिन बिजली कंपनियों के एमओयू को लगातार एक्सटेंशन दे रहे थे, इन्हीं के नियामक आयोग ने उसको 4 लोगों को रद्द कर दिया। सरकार परेशान है। तो मेरा ये कहना कि ये स्थिर नहीं है विकास के मामले पर, और विकास में भी ये सियासत करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने देखा, अगर भारत की सरकार को जमीन के लिए ये कहना पड़े मंच से कि ये जमीन चाहते थे, ये नहीं है, और ये बात तो जमीन की बात पर आएंगे, लेकिन विजय जी साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब देते जाइए, फिर अतुल जी के पास जाएंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस गांव को गोद लिया गया उसे तो पहले ही आरएसएस गोद ले चुकी थी, संघ की तरफ से उसको गोद लिया गया था, वहां पर ऑलरेडी काम चल रहा है और वहां पर जो बड़ी संख्या है वो पटेल समुदाय की है। देखिए नवजोत जी, प्रधानमंत्री ने इस पर खुद स्पष्टीकरण दिया कि अलग अलग स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे। आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी एरिया में एक रैली की थी। उस रैली में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था। उसके बाद एक दुर्घटना घटी। उस घटना के बाद वहां के लोगों ने संपर्क किया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और उसका स्पष्टीकरण आज उन्होंने खुद दिया कि जयपुर ही क्यों। और स्वाभाविक है कि विकास की एक परिकल्पना है और अपने संसदीय क्षेत्र में ही किसी गांव को तय करना था। तो जो उसके मानक बनाए उस आधार पर किए हैं, और उसके 3 आयाम हैं विकास के। उस गांव को चयन करने के लिए सबसे पहले उसके आधारभूत ढांचे का कैसे विकास हो उसकी चिंता होगी। उसके बाद उस गांव की आर्थिक स्थिति कैसे संपन्न हो उस पर काम होगा। और फिर उस गांव में जो कृषि है, कृषि की को लेकर उत्तम तकनीकी कैसे बने इसके बारे में काम होगा और चरणबद्ध ढंग से दिखेगा। स्वाभाविक रूप से एक महत्वाकांक्षी योजना है सांसद ग्राम विकास योजना के बारे में, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री का यह गांव मॉडल बनेगा बाकी भी सांसदों के लिए। ये उनकी भी इच्छा है और मुझे लगता है कि उसको हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल ही बने ताकि तमाम सांसद, क्योंकि आदर्श ग्राम योजना जिसकी बात करते हैं, जिसकी शुरुआत की गई थी, सभी सांसदों को कहा गया था कि एक गाँव को गोद लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एक मॉडल बने, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि वो भी जल्दी एक गांव को गोद लेने वाले। बहरहाल मेरे बगल में जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जेएलडब्ल्यू ऑफिसर्स क्लब की तस्वीरें, जहां पर बूथ कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी भेंट करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। ये सीधी तस्वीरें, उनको संबोधित भी करेंगे, सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जयपुर गांव में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने जयपुर गांव की लड़कियों से बात की और उनसे उनकी उम्मीदों और गांव की बदलती तस्वीर पर उनकी राय जानने की कोशिश की। कुछ बेटियां इस गांव की हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, क्या प्रधानमंत्री ने कहा जो दिल को छू गया? सर, वो बेटियों का चर्चा की, मुझे यही बात दिल को छू गई है। मुझे ये अच्छा लगा कि हम लोगों की भी मान सम्मान समाज में बढ़ गई है। आप लोग कह रहे थे कि हम लोगों को शुरू में दुख होता था कि इस पिछड़े गांव में पैदा हो गए, अब हम लोग को ये महसूस होता है कि हम लोग बेस्ट गांव में पैदा हुए। अब हम लोग गर्व से कह सकते हैं आप लोगों को लग रहा है सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सबसे ज्यादा बात प्रधानमंत्री ने की। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने ये बात की, बेटियों का इज्जत और बढ़ाया। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटी और बेटे दोनों बराबर हैं। बेटी और बेटे दोनों बराबर हैं, ये बात तो सदियों से कहती आ रही है जनता और ये समाज कहता आ रहा है। लेकिन क्या वाकई वो दिन आएगा जब बेटी और बेटे बराबर होंगे? सोचना हमको और आपको है। कैमरामैन कमल देव के साथ जयपुर से अरुण सिंह, IBN 7। तो लोगों में किस तरह का उत्साह है, लड़कियों में किस तरह का उत्साह है, ये तो हमने आपको दिखाया। अतुल कुमार अंजान हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहला रिएक्शन, इस तरह की पहल को किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसे में जब लोग उत्साहित हैं, आपने सुना लड़कियों ने यह कहा कि हम पहले ये सोचते थे कि हम किस गांव में पैदा हो गए, अब वो
प्राउड फील करती हैं कि वो एक गांव में पैदा हुई हैं, उस गांव में जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया, जो कि एक आदर्श गांव बनने जा रहा है? देखिए, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए और उनका उत्तर मैं एक एक करके देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि एक आदर्श ग्राम योजना बन रही है और ये देश में अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर एक सांसद अपने पूरे क्षेत्र में एक गांव करेगा। तो कुल मिलाकर 800 सांसद हैं, 800 गांव होंगे। 650 लाख गांव में 6.5 लाख गांव में 800 गांव, इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ऐसी स्थिति गुजरात में थी जहां मोदी जी पैदा हुए, वो बड़ा आदर्श ग्राम बन गया। बाकी सारे गांव का क्या हाल है? गुजरात में सब बदल गया। बिजली का सवाल है जिसकी बात कही गई परसों, केंद्रीय विद्युत मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि इतनी जबरदस्त शॉर्टेज है बिजली की जिसका कोई हद नहीं है, और इसीलिए हमारे सामने वो विश्व के सामने बोल रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा 2019 तक हम ये कोशिश करेंगे कि 90% तक हम बिजली की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेंगे। ये किसी एक राज्य की कहानी है। क्या मध्य प्रदेश के गाँव में बिजली है? राजस्थान के गांव में बिजली है? स्वयं गुजरात में 24 घंटे बिजली नहीं, सिर्फ बड़े शहरों को छोड़कर गांव में नहीं है, 6 घंटे और 8 घंटे। बिजली हमारी राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए ये बिजली का सवाल आदर्श ग्राम के अंदर है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे राजनाथ जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे अखिलेश जी की हो, कुछ कुछ काम हुआ। हर गाँव के अंदर लोहिया ग्राम, मायावती के जमाने में अंबेडकर ग्राम, ऐसे ही राजनाथ जी के जमाने के अंदर दीनदयाल जी की स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। कुछ सड़कें बनी, कुछ उसके बाद छूट गया। निरंतर विकास की प्रक्रिया को चलाना सरकारों का काम है, तभी गांव का उद्धार होगा। और एक गांव को मॉडल बना देने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी का जहां गांव में जन्म हुआ तो मॉडल बन गया क्या? पूरा गुजरात बदल गया? नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से पेश कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भूख जगाने की जरूरत है, जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी के इस बनारस दौरे से मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं, और वह चिंतित है संसदीय परंपराओं के संबंध में। इतना बड़ा केंद्रीय कार्यक्रम आप बना रहे हैं बुनकरों के लिए। अतुल जी माफ कीजिए, रोकना चाहूंगी आपको। फिलहाल हम दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं JLW ऑफिसर्स क्लब में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अतुल जी, आऊंगी आपके पास। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्रीमान सुनील बंसल जी, श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, श्री चंद्रशेखर जी, मेयर श्री रामगोपाल मोहले जी, श्यामदेव राय चौधरी जी, डॉक्टर ज्योत्सना बहन, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री आजाद सिंह गौतम, श्री तुलसी सुब्रमण्यम जोशी, श्री केदारनाथ सिंह, श्री चेत नारायण सिंह जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप जिस मोदी का जय जयकार कर रहे हो, जयकारा लगा रहे हो, ये अगर आप न होते, अगर आपने पसीना न बहाया होता तो ये सुखद दिन नहीं आते। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से इस विशाल संख्या में मिलने का मेरा पहला अवसर है, और मैं ये जो कैमरा
कैमरा वाले मित्र हैं, अगर आपका सब सेट हो गया तो आप बैठ जाइए, कैमरा तो अपना काम करता रहेगा। मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए कि बनारस के मीडिया के मित्र कितने अच्छे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलने का ये मेरा पहला अवसर है और इसलिए मैं सबसे पहले आपके परिश्रम के कारण, दिन रात आपने जो मेहनत की उसके कारण मुझे भारी बहुमत से जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला और उसका श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो यहां के नागरिकों को जाता है और दूसरा श्रेय किसी को जाता है तो यहां बैठे हुए आप सब कार्यकर्ताओं को जाता है। यहां बैठे हुए हजारों कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनका नाम मुझे मालूम नहीं होगा, जिनका चेहरा मैंने देखा नहीं होगा, उनको भी कभी भविष्य में पता नहीं मोदी जी से रूबरू मिलने का कब अवसर मिलेगा। इन सारी विषयों की कोई अपेक्षा के बिना मिले न मिले, परिचय हो न हो, कुछ नहीं, एक ही बात, भारत माता की जय। इस मंत्र को लेकर के आप सब चल पड़े और आज देश और दुनिया में भारत अपनी उचित जगह बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो ज्यादातर हिसाब इस बात का होता है कि कौन जीता कौन हारा। नंबर मेरे पास है। और चुनाव के मैदान में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके दिमाग में भी या तो जीतने का जुनून होता है या हराने का प्रयास होता है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, जब देश के चुनाव होते हैं तो मामला सिर्फ जय और पराजय का नहीं होता। किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनी वहां तक सीमित नहीं होता। सरकारें पहले भी बनी, लेकिन पिछले 30 साल में भारत ने कोई एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार देखी ही नहीं। जिनकी उम्र आज 30 साल हो गई होगी उसे पता ही नहीं होगा कि एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार होती भी है क्या। बहुत बड़ा लंबा कालखंड बीत गया और उसके कारण विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया भी जैसा टूटा फूटा मैंडेट था वैसे ही नजरिया भी टूटा फूटा था। मैं सबसे बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं कि देश की जनता ने
पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, उसके कारण दुनिया के किसी भी नेता के साथ जब मोदी मिलता है, दुनिया के किसी भी लीडर से मुलाकात होती है, तो उसको मोदी नहीं दिखाई देता। उसको मोदी के पीछे जो 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं वो दिखाई देते। चुनाव लड़ता था तब तक मुझे अंदाज नहीं था कि पूर्ण बहुमत का प्रभाव क्या होगा, और मैं देश की जनता का बहुत ऋणी हूं। उन्होंने देश में अस्थिरता का अंत ला करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार सिर्फ बीजेपी के लाभ में है ऐसा नहीं है, ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार विश्व के नजर में भारत के एक नई ताकत देती है, और वो काम देश के नागरिकों ने किया। आज दुनिया भारत के प्रति गौरव की नजर से देखती है, हीन भाव से नहीं देख पाते हैं। या तो बराबरी से देखते हैं, या तो भारत को अपने से थोड़ा ऊंचा मान करके देखते हैं। नीचा मानने की हिम्मत कोई नहीं करता। और उसका मूल कारण है पूर्ण बहुमत। और इसलिए भविष्य में भी हमारे देश में जब राजनीति का विश्लेषण हो, सरकारों का विश्लेषण हो, जनता जनार्दन के बीच बात हो, तब पूर्ण बहुमत का वैश्विक संबंध क्या होता है, ये प्रबोधन हमें निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि देश हमेशा जब भी सरकार चुने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुने। आधा अधूरा टूटा फूटा मैंडेट विश्व की नजर में भारत को स्वीकार नहीं करता, और हमारा पिछले 30 साल का अनुभव भी है। भाइयों बहनों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बार मेंबरशिप के लिए डिजिटल ड्राइव लिया है। पूरे देश में भाजपा के साथ जुड़ने के लिए लोगों का आह्वान किया गया, और सबको कहा गया है, एक मिस कॉल करने के लिए एक नंबर दिया गया। आप तक पहुंचा है क्या? शुरू किया गया? पक्का कर दिया? 1800-266-2020 याद रहता है? कोशिश ये है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करने का, भाजपा के साथ जुड़ करके देश की सेवा करने का एक वातावरण बने, और एक ऐसा तरीका, ऐसे टेक्निक का उपयोग किया गया है कि हम करोड़ों करोड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। मैं काशी के कार्यकर्ताओं से सविशेष आग्रह करता हूं, इस अभियान में हम पीछे न रहें।
वरना जवाब आपके एमपी को देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? तो अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा? क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? ये मुझे देखना पड़ेगा। आप बोलते तो है। लो, आपने आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। देखिए, इस काम को करके दिखाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने तो लोकसभा के चुनाव में क्या कमाल कर दिया है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में स्थिरता आने का एक कारण है तो उसका बहुतेक श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। कितना बड़ा भारी समर्थन दिया। और मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सरकार दुखियारों को समर्पित है। आप देखते होंगे एक के बाद एक योजनाएं जो लेकर के हम चले हैं, सारी योजनाएं गरीबों से जुड़ी हुई। हमारे देश में जो सरकार से पेंशन पाते हैं, 32 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कितना पेंशन मिलता था आपको जानकर के हैरानी होगी। किसी को एक महीने का 6 रुपया, किसी को महीने का 10 रुपया, किसी को महीने का 50 रुपया। ज्यादातर लोग तो पोस्ट ऑफिस में पेंशन के पैसे लेने के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि जाने का ऑटो रिक्शा का किराया ज्यादा होता। गरीब बूढ़े माँ बाप 6 रुपया पेंशन। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हमने तय किया इन 32 लाख जो पेंशनर है उनको पहले भले 6 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिला हो, अब किसी को भी 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। और ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लागू कर दिया, काम चालू हो गया। दिवाली के पहले से ही उनके मनी ऑर्डर 1000 के हो गए। एक संवेदनशील सरकार होती है जो भारत के सामान्य मानवीय के आशा आकांक्षाओं के साथ जुड़ी हुई होती है, वो सहज रूप से ऐसे निर्णय करने के लिए प्रेरित है। हमने देखा आज से 40 साल पहले हमारे देश में गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उस समय कहा गया था ये जो बैंक है वो तो अमीरों के धन्ना सेठों की सेवा में लगेंगे, अगर उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो बैंकों का धन गरीबों के काम आएगा। 40 साल हो गए, आपने कभी किसी गरीब को इसके पहले बैंक के दरवाजे पर देखा था? कभी देखा था?
गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था कि बैंक में वो जा भी सकता है। आजादी के इतने साल हो गए, हिसाब अगर लगाएं तो हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलते रहे। 1 वर्ष में 1 करोड़। 60% लोगों का खाता बैंकों में खुला था। हमने आके तय किया ये बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए, बैंकों में जो पैसा है वो गरीबों के काम आना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई और एक बड़ा अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक में खाता खुल जाए। और ये भी निर्णय कर लिया, एक भी नया पैसा उसके पास नहीं होगा तो भी बैंक खाता खोल देगा। जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खोलने का ऐतिहासिक निर्णय। और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि भूतकाल में 1 साल में 1 करोड़ लोगों के खाते खुलते थे। ये योजना शुरू करने के बाद हर सप्ताह 1 करोड़ लोगों के खाते खुलते हैं। भूतकाल में एक काम करने के लिए जो 1 साल लगता था, वो काम इस सरकार में 1 सप्ताह में होने लगा। और इन गरीबों के खाते खुलने गए। हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन एक सुखद आश्चर्य हुआ। इस देश के गरीबों की ईमानदारी देखी। उन्होंने खाते जीरो बैलेंस से नहीं खुलवाए। जो भी अपने पास 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया था वो जमा करवाया। और ये रकम जो जमा हुई है वो 5,000 करोड़ रुपया है। 5,000 करोड़। देश कैसे भरोसा करता है आप देखिए। और सरकार ने भी तय किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जिसका खाता होगा उसे 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा मिलेगा। गरीब को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अगर उसके परिवार में कोई नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए का बीमा सरकार ने दे दिया। ये गरीबों की भलाई के लिए कहा। भाइयों बहन, लोगों को आश्चर्य हो रहा है। पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, डीजल के दाम गिर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। भाइयों बहनों, एक बार संकल्प करें और सदिच्छा से करें, समर्पण भाव से करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करें, तो ईश्वर के आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहते हैं। मैंने अभी रेडियो पर मैं बातचीत करता हूं, महीने में 1 आध बार कोशिश करता हूं, मन की बात बताता हूं रेडियो पर। मैंने एक बार रेडियो पर कहा था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, हम खादीधारी हो या ना हो, कितने ही बढ़िया बढ़िया प्रकार के कपड़े पहनते हो, लेकिन क्या एक खादी का वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं? बाकी जो पहनते हैं अपन पहने। आज मुझे खुशी के साथ कहना है कि मेरी रेडियो पर यह बात पहुंचने के कारण इस वर्ष मुझे खादी भंडार वालों ने बताया कि इसके पहले 2 अक्टूबर से जो खादी की बिक्री होती थी, 1 सप्ताह के अंदर करीब 125% ज्यादा हो गई। इसका मतलब गरीब के घर में दिवाली का दिया जला। देश
हर चीज में आगे चलने को तैयार है और मैं अनुभव कर रहा हूं, हर शब्द को देश उठा रहा है, हर बात को देश रिस्पॉन्ड कर रहा है। देश का हर नागरिक चाहता है कि मेरा देश ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छता का अभियान, हर किसी को लग रहा है हां गंदगी नहीं करनी चाहिए, ये वातावरण बना है। और मेरा भी आपसे आग्रह है, इस सभा के बाद यहां से जाएंगे तो कुछ प्लास्टिक की बोतल, कागज, कूड़ा कचरा छोड़ के नहीं जाएंगे ना? जरा बताओ तो, आपके आसपास सब साफ करके जाओगे ना? ये हम लोगों का काम है। ये भारत माता हमारी माता है। भारत माता को गंदा करने का हम भारत बार के भक्तों को कोई अधिकार नहीं है भाई, कोई अधिकार नहीं है। ये सफाई हमारा काम है, ये सफाई कामदारों का काम है। ये गलत सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। गंदगी, जिस भारत को मैं मां कहता हूं और उसी के सीने पर मैं गंदगी फेंकूं, ऐसा कैसा मैं बेटा हूं भारत मां का, जो भारत मां की गंदगी देखता हूं फिर भी मुझे बेचैनी नहीं होती। ये बात घर घर पहुंच रही है, लोग जिम्मेवारी का एहसास कर रहे हैं, बदलाव की अनुभूति कर रहे हैं। और काशी तो यात्रियों का धाम है, देश भर के लोग आते हैं। काशी एक बार तय कर लें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आकर के काशी को गंदा नहीं कर सकती, कोई नहीं। भाइयों बहनों, देश की जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। अभी महाराष्ट्र में आशीर्वाद दिए, हरियाणा में आशीर्वाद दिए, झारखंड में भी देंगे, जम्मू कश्मीर में भी देंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारा दायित्व बनता है जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। और ये सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकारी मुलाजिम काम में लग गए, खबरें आ रही हैं कि सरकारी मुलाजिम समय पर अब ऑफिस आने लगे हैं। जैसे बताइए, पहले तो जैसे समय पे ना आना वो स्वभाव था, आज समय पे आना ये जिम्मेवारी बन गई। यही बदलाव भाइयों बहनों, काशी का विकास, काशी की पुरातन परंपराओं को बनाए रखना, उसको चोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वही तो काशी की ताकत है। लेकिन सुविधाएं आधुनिक से आधुनिक मिले, ऐसा मेल करने की आवश्यकता है। कई योजनाएं मेरे मन में चल रही है, मैं अफसरों के साथ बैठ करके उसका लेखा जोखा कर रहा हूं और एक के बाद एक लागू करता जाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि जो काशी की विरासत का हमें गर्व है, बनारस की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमें मन में एक आनंद छा जाता है, उस भूतकाल की भव्य भूतकाल के ऊपर दिव्य भव्य रचना हो, उस दिशा में हम प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे जो प्यार दिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं ब्याज समेत ऋण चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा दोबारा करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके, भारत माता की।
ऐसा नहीं, जोरों से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।